Hello my dear ones, this is Anmol Sachdeva. Welcome back to the second part of second chapter आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का। चलिए जी, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी आपके सेकंड चैप्टर के फर्स्ट जो पॉइंट की फर्स्ट पार्ट की थी, उसे देखना ना भूलिएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, तो सुनिए बड़े गौर से। देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कैपिटल गुड कंजप्शन कंज्यूमर गुड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं वो कौन कौन पर्सन जो है वो करता है। देखिए बेसिकली हमारे पास तीन सेक्टर्स आते हैं। हु आर द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, कौन कौन कंज्यूमर होता है, तीन जने। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड थर्ड इज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। चलिए हाउस होल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड कौन होते हैं? दोज हु बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। देखिए जो पर्सन अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए स्पेंड करते हैं, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है अपनी नीड्स को अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बाय द हाउस होल्ड मीन्स जो हम आम जो जनता है वो एक्सपेंडिचर करती है उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड। नेक्स्ट इज हमारे पास आएंगे गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट भी जो है वो गुड्स खरीदती है। कंजप्शन जो है मतलब गवर्नमेंट भी करती है, पर वो उन गुड्स का करती क्या है? दे बाय गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस मिड डे मील। अब जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर करती है किन चीज़ों के ऊपर? कंजप्शन गुड्स के ऊपर। किस लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए एज अ मिड डे मील। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, डिफेंस फोर्सेस हो गई, इन जगह पर बांटने के लिए जो गुड्स का इस्तेमाल होता है कंजप्शन गुड्स का, वो खरीदती है हमारी गवर्नमेंट। तो वो जो एक्सपेंडिचर है दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ जाएगा? दैट इज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। Expenditure on the consumer goods spent by the non-profit private institutions is called consumption expenditure by the non-profit private institutions. Thus, by the consumer, देखिए जो goods खरीदता है consumer for charity purpose, like जैसे NGOs हो गई, अपने NGO आ गई, खालसा एड आ गई, ये जो है वो goods को खरीदते हैं किस लिए? ताकि वो गरीबों के अंदर बांट सके। अब इन्हें जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना प्रॉफिट नहीं देखते। सेकेंडली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। तो तीन चीज़ें पढ़ी है हमने, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हेल्ड बाय द हाउस होल्ड, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो अभी बात करेंगे हम टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। तो टोटल कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर होगा, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर टोटल को बोला जाता है एग्रीगेट। चलिए एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों को अगर हम सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इतना ही सा था आपका जो है सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट की और जो कंपोनेंट्स हैं किसके? इन्वेस्टमेंट के। देखिए इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो आपका चेंज आया है, इंक्रीज अगर आए आपके जो कैपिटल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। चलिए चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो चेंज आता है आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर, स्टॉक ऑफ जो कैपिटल है आपका उसके अंदर अगर चेंज आए उसे हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये था हमारे इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। चलिए जी, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात आता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे, इजी रहेगा आपके लिए समझने में। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो आप फिक्स्ड एसेट अगर इंक्रीज करेंगे उसके स्टॉक को, उसे हम बोलेंगे क्या? फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जो कि लंबे टाइम पीरियड तक हमारी चलती है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एट द पॉइंट ऑफ द टाइम प्रोड्यूसर होल्ड, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बात करें तो
तो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक होता है इन्वेंट्री का, वो बेसिकली 3 फॉर्म्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है। सेकंड इज सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी मिड के अंदर है, अभी चल रहा है, अभी परस्यूइंग है फाइनल प्रोडक्ट बनने के अंदर। थर्ड इज हमारा फिनिश गुड्स, जो एकदम रेडी टू यूज़ है। नेक्स्ट इज अभी मैं बताऊंगा आपको इसके फॉर्मूला के बारे में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। लेट्स हैव अ लुक। स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी 31 मार्च 2020 की बात करूँ मैं, अगर 2020 के अंदर जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसमें से हम माइनस करेंगे स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में से हम माइनस करेंगे बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक पड़ा है उसमें से हम माइनस करेंगे जो 1 अप्रैल 2019 के अंदर हमारे पास मटेरियल पड़ा था फिक्स्ड एसेट्स का। जो चेंज आया उसे हम बोलेंगे हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। इन्वेंट्री स्टॉक जो आपके पास पड़ा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा है जो आपका एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो एंड में जो पड़ा है उसमें से माइनस करेंगे बिगिनिंग वाला सेक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड द इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है जो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। 3 पॉइंट पढ़ेंगे इसके। सबसे पहली बात देखिए, अब बेसिकली अगर हम खुद भी सोचें, अगर हमारे पास कोई शॉप है, कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जब तक उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कोई मशीनरी नहीं लगाएंगे, तो आउटपुट नहीं आएगी। आउटपुट नहीं आएगी तो इनकम नहीं जनरेट होगी। अगर इनकम जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। मान के चलिए आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर ली, अगर आपने प्लांट मशीनरी लगा ली, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक यूनिट से आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे, 2 यूनिट लगा लिए, अब आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी बढ़ी अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट लेड टू द हायर लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगातार की जाए कंटिन्यूसली जो है, या फिर मतलब एक बार भी अगर हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, तो हमारा जो इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारी कैपेसिटी बढ़ी थी, सेकंड पॉइंट के अंदर हमारी आउटपुट बढ़ गई। थर्ड पॉइंट की बात करें, रिजल्ट इन द हायर रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हाई हो जाएगी, हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए जी, अब देखते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल एंड सेकंड इज फिनिश गुड्स। अगर हमारे पास हमने अगर इन्वेस्ट किया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रॉ मटेरियल के अंदर, हम रॉ मटेरियल लेके आए, तो क्या होगा। सबसे पहली बात, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर इज अश्योर्ड। जो हमारे पास देखिए ये चीज़ सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित मतलब फिक्स हो जाएगी क्या भी, अब हमारी प्रोडक्शन के अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी भी, कोई भी मतलब ना रुकावट नहीं आएगी, ब्रेक नहीं लगेगी। हम कंटिन्यूसली जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर हमारे पास प्रॉपर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की गई है तो डे टू डे परचेज करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रॉ मटेरियल लेकर आना है कहीं दूर से, दिल्ली से लेके आना है, तो वो जो एक कंटेनर आएगा उसके अंदर अगर हमने 50 यूनिट्स लेके आए उसमें, तब भी हमें उतना फेयर पड़ेगा, फ्रेट पड़ेगा। अगर हमने 100 लिए फिर भी हमें उतना ही पड़ेगा। फिर क्यों ना 100 लिए जाएं।
जो इन्वेंट्री के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है अप टू द कैपेसिटी ऑफ द 1 कंटेनर हमें यूटिलाइज करनी चाहिए, ताकि जो बार बार है वो विजिट ना करना पड़े और जो हमारे एक्सपेंस हैं वो बचा सके हम। नेक्स्ट इज फिर बात करेंगे हम क्या, फिनिश गुड्स के बारे में। इट अनेबल द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए अगर हमने फिनिश गुड्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके अपनी फिनिश गुड्स जो है वो बना ली है, स्टॉक में कर ली है, तो इन फ्यूचर अगर डिमांड एक्सेस हुई, एकदम से बढ़ी, पोटेंशियल उस मतलब मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारे पास स्टॉक पूरा अवेलेबल रहेगा। तो जब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा तो हम जो है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के। रॉ मटेरियल क्या आएगा, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के प्रोडक्शन चलेगी। सेकंड पॉइंट, डे टू डे परचेज से बचेंगे। और फाइनल गुड्स के अंदर क्या होगा, अनेबल करेगा, हमें हेल्प करेगा फ्यूचर की डिमांड को कॉप अप करने के लिए, उसे मीटअप करने के लिए। और सिग्निफिकेंस जो थे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के, वो क्या कह रहे थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी की, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा और हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये सिंपल सा आपका जो था टॉपिक किस चीज़ का, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ डेप्रिसिएशन। बात करेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में और डेप्रिसिएशन छोटा मोटा हम जो है इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे, बाकी हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके मैं आपको वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट से। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, refers to the total production of the capital goods during the year। एक ईयर के अंदर जितनी कैपिटल गुड्स हमने नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसे हम बोलेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड रहता है, सबसे पहली बात, कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक हमारे पास पड़ा था उसको हमने रिप्लेस करना है, तो जो उस रिप्लेसमेंट के लिए जो हमारा खर्चा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम भी देते हैं, जो रिप्लेसमेंट वैल्यू रहती है। सेकंड इज कैपिटल गुड्स यूज एज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अभी जो हमारे पास पुराना कैपिटल स्टॉक पड़ा था उसके साथ हमने नया कैपिटल स्टॉक जो है वो अगर ऐड कर देंगे उसे हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो नई इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर देंगे। तो देखिए इन्हीं दो फैक्टर से जो है हमारा फॉर्मूला बनेगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, जिसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अब जो हमारे पास एक साल के अंदर कैपिटल गुड्स जो है वो बनी है। रिपीट करता हूँ, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर जितनी हमारी कैपिटल गुड्स इंट्रोड्यूस की गई है उसे बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ जो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपने नई एडिशनल जो गुड्स लगाई हैं हमारे एग्जिस्टिंग के साथ, उसे बोलेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, जो हमारा रिप्लेसमेंट वैल्यू थी। तो इसी फॉर्मूले को हम मोल्ड करके बनाएंगे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या बनेगी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपकी बन जाएगी वो नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस आपका लगभग सारा, और जो डेप्रिसिएशन अगर में से माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा नेट एक्चुअल में जो बना है। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी है। इट रेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। देखिए कैपिटल के अंदर जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से जो जो लेबर है हमारी, पर लेबर के ऊपर जो यूनिट्स हैं कैपिटल के वो इंक्रीज होंगे। दिस रिजल्ट्स एफिशिएंसी जो है लेबर की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐड होती रहेगी तो देयर इज़ अ नीड ऑफ द लेबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको ऑपरेट करने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, वो जनरेट होगी। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए न्यू हमने मशीनरी लगाई तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है वो बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। ब्रीफ बताता हूँ आपको मैं,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगी टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स। इसके अंदर क्या आएगा, एक तो जो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस किया है वो आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, नया एडिशन किया है वो आ जाएगा। ग्रोस का फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट का फॉर्मूला ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपके कैपिटल जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, लेबर की जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी जो है जीडीपी वो भी बढ़ेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। आप ये पढ़ें, नोट्स बनाएं, हाथ से लिख के देखें। आप कोई भी डाउट हो बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को है जो पूरा डिटेल में हम समझेंगे उसको। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।